मस्जिद पे पहुंचे, कहाँ विकास है? भेदभाव के साथ विकास किया जाता है। हमारी रहनुमाई लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया। 6 सीटें मुजफ्फरनगर में, 8 लाख वोट है। सदर शहर में हमारे यहाँ 6 सीटें हैं हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर विधानसभा की। एक पे भी क्या इन्हें एक काबिल मुसलमान नहीं मिला? बिल्कुल नहीं है। एक नेता इन्हें मुसलमान का नहीं मिला। कैराना से तो खड़ा करा। कैराना ज़िला मुजफ्फरनगर की बात कीजिए, आप अपनी जानकारी पूरी करिए। शामली में आता है। कैराना की बात कर रहा हूँ, पर मुस्लिम लीडर की बात कर रहा हूँ मैं। कैराना मुझे पता है कि मुजफ्फरनगर में। मैं अपनी समस्या मुझे मुजफ्फरनगर में खालापार टंकी चौक पे मैं अपनी सॉल्व कराने कैराने जाऊंगा क्या? मुरादाबाद जाऊंगा क्या? मेरठ जाऊंगा क्या? आप कह रहे हैं कि मुरादाबाद में हमने दे दिए टिकट, क्यों दिए आपने? मत दे। मुजफ्फरनगर से ही समाज सुनिए, को भी दो। मुजफ्फरनगर से जिन तथाकथित आप सेकुलर पार्टियों की बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी और या बीएसपी हो गई, इसी मुजफ्फरनगर से इन दोनों पार्टियों से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं मुसलमान। मैं इसीलिए तो पूछना चाहता हूँ, आज हमारे में कौन से कीड़े नज़र आ रहे हैं कि 6 सीटों पे आपने एक भी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया? आप हमारे वोट के आधार पर बात कर रहे हैं, आपके पास प्लस की वोट भी नहीं है। आप हमारे 70,000 से हमारी गिनती शुरू होती है इस सीट पे। हमने 70, 80 हज़ार वोट दिया है इस सेकुलर पार्टी को, और हमें एक भी नेता नहीं दे रहे आप। सिर्फ हमारी वोट चाहिए, और वोट लेने के बाद क्या? आजम खान है या नेता? हाँ बिल्कुल है, उन्हें सिला दिया गया है। आजम खान जब तक के इस पार्टी में है, समाजवादी में, तब तक मुसलमान है। हम भी इसी वजह से जुड़े हुए हैं अब तक के, हम भी वोट इसीलिए दे रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या सिला दिया? जेल में बंद कर दिया। कौन सी पार्टी बोली उनके लिए? बताइए आपने, कहाँ आंदोलन हुआ? आप बताइए। पर उन्हें टिकट तो दे दी, उनके बेटे को भी टिकट दे दी। अब उनके बेटे को बिल्कुल टिकट दिया, उनकी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है, जेल में उनकी जान। नमस्कार, स्वागत है आपका मीटर वॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में, और हम हैं आज मुजफ्फरनगर में। टिकट का बंटवारा जी नालापार टंकी चौक, खालापार टंकी चौक में है, और टिकट का बंटवारा हो चुका है और यहाँ पे माहौल गर्म हो चुका है। बीजेपी से मिली है टिकट श्री कपिल देव अग्रवाल को, आरएलडी से मिली है बंटी भाई या सौरभ भाई, बीएसपी से मिली है पुष्पांकर पाल को, और कांग्रेस से मिली है सुबोध शर्मा को। जानते हैं कि किसका पलड़ा कितना भारी है और कौन कितने टक्कर में है। सर से शुरू करते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम हाजी अब्दुल कयूम है जी। और मेरा मानना ये है कि कैंडिडेट जो है अभी वक्त बताएगा वोट किसे दिया जाएगा। समझे नहीं, ऐसा नहीं है कि आदमी एक तरफा है। समाज में सभी लोग अलग अलग विचार के होते हैं। अभी सबके विचार अलग अलग हैं। गर्मा गर्म का माहौल ज़रूर गर्म है, लेकिन इलेक्शन का मामला ये है एक दिन पहले ही पलट जाता है। ठीक, एक दिन पहले भी राय क्या पता किसकी बनती है, ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि लोग एक तरफा हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोग अगर साइकिल को पसंद करते हैं तो भाजपा को भी पसंद करते हैं। बस मेरा यही कहना है। ये कहना है। तो भाजपा को पसंद करने का कारण और या गठबंधन को पसंद करने का कारण? देखो, भाजपा ने अगर कुछ काम गलत किए हैं तो कुछ काम अच्छे भी किए हैं। ऐसी बात नहीं, भाजपा गलत नहीं है। बस ऐसा है, कुछ लोग भाजपा में ऐसा है जो भड़काऊ भाषण देते हैं, इसलिए। कौन है वो लोग? हाँ, इसलिए मोमडन उनके खिलाफ होते हैं। अगर भाजपा अपना यो झंडा बंद कर दे, भड़काऊ भाषण बंद कर दे, तो मुस्लिम भी उनके साथ हो सकता है। ये बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो सभी के हैं, वो हमारे भी हैं, हिंदुओं के भी हैं और मुसलमानों के भी हैं। समझे, सभी का वो प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाजपा में जो भड़काऊ भाषण देते हैं, उसमें मुसलमान खिलाफ हो जाते हैं। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा के खिलाफ हैं। कौन से ऐसे नेता हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं? तो आपको पता है, आप सब मीडिया वाले हैं, मेरे से क्या पूछते हो? आप बताइए, आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, उसके खिलाफ होते हैं मोमडन। अन्य मोमडन भाजपा के खिलाफ नहीं है। भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये 80 बनाओ 20 का है। ऐसा नहीं है। मुस्लिम साथ है भाजपा के भी। मुस्लिम जो है बहुत साथ है भाजपा के, समझे नहीं। लेकिन भड़काऊ भाषण के खिलाफ है। लोग भड़काऊ भाषण एक तरफा दे, जैसे हरिद्वार में दिया था भाषण, धर्म संसद जो हुई थी हरिद्वार में जी, उसमें दिया था। तो उससे लोग जो है टूट गए थे। मुसलमान भी बहुत वोट देते हैं, बहुत देते हैं मुजफ्फरनगर में। ऐसी बात नहीं है एक तरफा वोट। कहाँ सोच रहा है मुसलमान समाज? अभी मैंने आपको बताया है, दिनों दिन रातों रात बदलता है यहाँ का मौसम, एक तरफा नहीं है अभी। तो अभी का मौसम क्या है? अभी का मौसम कुछ बताना मुश्किल है, ना बता सकता ना मैं ना कोई। अभी तो राय चल रही है। समझे नहीं, लोग भड़का, मैंने क्या बता के भड़काऊ भाषण देते हैं।
उससे मोहम्मदन खिलाफ होते हैं, अन्य भाजपा के खिलाफ नहीं है मोहम्मदन। आप पे अभी दोबारा आता हूँ मैं। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान कुरैशी। क्या करते हैं? ये मजदूरी है, सब मजदूर किस्म का। हाँ जी। बीते 5 साल विधायक साहब के कैसे रहे मुजफ्फरनगर में? बस विधायक साहब ने जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है रेस बना करके और कोई माहौल नहीं बनाया। नहीं तो कोई बयानबाजी दी है उन्होंने। भाजपा बुरी चीज़ नहीं है कि भाजपा सरकार कोई बुरी चीज़ है। ये तो इन लोगों के शब्द बुरे हैं कि हिंदू मुसलमान जैसे हिंदू मुसलमान करके लोगों का बंटवारा करना, भेदभाव देखना। उस भेदभाव के मामला से आज सरकार को परिणाम मिल रहा। अगर जो ये एकता करके देखते, हिंदू मुसलमान को एकता करके देखते, तो उसका जवाब आज इन्हीं के साथ थे लोग। इन्होंने सबको सौदा दी, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन लोगों के साथ जो गलत काम किए उसका प्रभाव आने को मिल रहा है। देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब एक और नारा उन्होंने जोड़ा है, सबका प्रयास। तो आपका क्या लगता है, सबका साथ सबका विश्वास है? जो सबका साथ सबका विकास होता तो आज क्या यूपी के अंदर योगी जी को उतारने की या मामले की किसी की बात चलती? अगर तो ये सबको एक साथ लेके चलते। इन्होंने जो है देश का बंटवारा किया, कौम का बंटवारा किया, हिंदू मुस्लिम रेस्ट करा करके लोगों को जो है दंगे भड़का कर करके लोगों को जो है इस तरह गुमराह कर करके लोगों के साथ जो है दुरुस्तकार किया इन्होंने। तो इनका जवाब तो इन्हें मिल रहा। किसानों के साथ क्या किया? 13 महीने किसान दिल्ली बैठे रहे भरी सर्दी में, गर्मी में, उन्हें एहसास नहीं हुआ। तो किसान अन्नदाता है, जो है आम जनता है। कभी इन्होंने आम जनता के बीच में उतर के देखा कि किसी की क्या जो है समस्या है, क्या नहीं है? कभी जमीनी एतबार से उतर के ये लोग अगर तो आज देखते जिला मुजफ्फरनगर को कि भाई हम किसी के दुख सुख को देखें, तो क्या भाजपा को बुरी चीज़ थोड़ा ही है? मुसलमान बुरा नहीं कहता भाजपा को, न बुरी चीज़ है। मुसलमान तो वो ईमान वाला है जहाँ खड़ा हो गया तख्ता पलट दिया। अरे मुसलमान के साथ तुमने आज इतना अत्याचार कर दिया कि अपने रोजगार से बेकार कर दिया। क्या अत्याचार करे? अत्याचार ये करे कि मुसलमानों पे इतने हमले करे कि अगर तो किसी का कबाड़े का काम है उस पर हमला, किसी का रेड़े का काम है तो उस पर हमला। दिया क्या मुसलमान को? बताओ आज मुसलमान को दिया क्या? एक जो है 10 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल दे दिया, और वो भी उनको हम तो अपने घर से दिया। ये भी तो सब संस्था का ही है, आम जनता का ही है। ये तो इन्होंने जो मुसलमान को जो दूसरी सरकारें बनाती आई वही बेवकूफ़ इन्होंने बनाया। तो फायदा क्या हुआ? हम तो आज भी जिला मुजफ्फरनगर में एकता करके रह रहे, जब भी एकता करके रह रहे थे। हिंदू मुसलमान एक है, जब भी एक थे, आज भी एक है। ये सामुदायिक रूप किसने दिया? इन्होंने दिया। भाजपा का कहना है कि हमने मुसलमान समाज को बहुत पुरानी बेड़ियों से बाहर निकाला है, उसमें एक ट्रिपल तलाक भी है। देखो, ट्रिपल तलाक का मामला हमारी शरीयत के मामलात से है। उसका एतबार, उसका मामला जो भी है वो हदीसी मामलात से है या सुन्नत तरीके का मामला से, हमारे नबी के मामलात से है। उसको उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। उसमें जो भी कह सकते हैं वो आलिम लोग कह सकते हैं। क्योंकि ट्रिपल तलाक हो या कोई भी मामला हो, वो तो एक हमारा घरेलू मामला है। इनसे हमारा क्या मामला? क्यों दखल दे रहे हो उसमें? उसमें अगर तो दखल देंगे तो हमारा आलिम लोग देंगे, या आलिम है, इनसे हमारा क्या संबंध है? वो हदीसी माहौल है। हदीस के माहौल को, हम हदीस को मानने वाले हैं, अल्लाह को और अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं। हम इन्हें क्या मान लेंगे? हम अपना आलिम की बात पे चलेंगे, जो हमारा आमिल कहेंगे उनकी बात को देखेंगे। दोबारा आता हूँ। आपका नाम गुरु? किनसे बात करें? वो खड़े जलाल भाई हमारे। जी, आपका नाम? जलालुद्दीन। क्या करते हैं? सैलून है हमारा। क्या काम है? सैलून। सैलून जी। जी। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो ये सपा का है। हाँ। कैसे नेता हैं जिन्हें टिकट दी है बंटी भाई? नेता तो ठीक है, बस फिलहाल तो उनका कोई काम नहीं है इतना। फिलहाल तो कोई बात नहीं है उसके। नहीं मतलब कैसे नेता हैं उस गठ वजूद में जो आना चाहिए वो MIM आनी चाहिए। MIM आनी चाहिए। आनी चाहिए और उसी का कैंडिडेट होना चाहिए आने से।
MIM आनी चाहिए, तो आप MIM के सिपाही हैं। क्योंकि ये जितने भी जीतेंगे नहीं, ये सारे जू के तू बीजेपी में जाएंगे, लिख लो तुम मेरी बात गारंटी के साथ। हाँ, कैसे? दिखा देंगे आपको, जैसे 17 में गए थे पिछले। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि MIM ही बीजेपी की बी पार्टी है। नहीं नहीं, गलत बात है बिल्कुल, किसने कहा? बिल्कुल गलत है। तो ये कहता है कि भाई आजम खान थोड़ा सा बयानबाजी करते हैं तो जेल में चले जाते हैं। आजम खान को देखो ना, गुरु क्या करा? महाराज, बताओ क्या करा? महाराज हमारी बात तो सुन लो। हाँ सुनाओ, अपनी सुनाओ आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आज विपक्ष का ये कहना है, हाँ, भाजपा का ये कहना है कि भाई खासकर विपक्ष का, अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की बात करें तो, कि भाई ओवैसी साहब इतना भाषणबाजी करते हैं, ठीक है, उनको तो कुछ नहीं होता। आजम खान जरा सा बोलते हैं वो जेल में चले जाते हैं। हाँ तो वो मुस्लिम चेहरा है ना इस मारे, यही तो वजूद है। वो मुस्लिम चेहरा है, यूँ कर दिया उसको अंदर, और क्या। मगर माहौल बनेगा ना MIM का भी, क्यों नहीं बनेगा? बी टीम कहाँ से हो गई, कैसे कह दिया? भाई लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? फिर उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। क्या अच्छा लगता है आपको ओवैसी में? ओवैसी में सबको साथ लेके चलता है, सबको साथ, सबकी बात करते हैं। बताओ किस चीज़ में दिक्कत है? कौन कह रहा साथ नहीं लेके? वो तो कहते हैं मैं मुसलमानों का नेता हूँ। पिछड़े हुए नहीं, सबके नेता हैं, मुसलमान के कहाँ हैं? बताओ, सबके नहीं है क्या नेता? और क्या अच्छा लगता है? और उनके भाई छोटे वाले, वो भी ठीक है, क्या दिक्कत है? और उनके भाषणबाजी जो करते हैं वो भाषणबाजी का बताओ, बीजेपी ने कब नहीं भाषणबाजी करी? वो बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए हटा दो पुलिस, हम दिखा देंगे। अच्छा, यूँ तो जाने कितने भाषण दिए बीजेपी वालों ने भी, बताओ। थोड़ा हमें बता दीजिए भाषण के बारे में। भाषण बतेरे भाषण है यार, कितनी बात बताऊँ आपको? एक आध बता दीजिए। अरे तो ये देखो ना तुम, कुलदीप सिंगर वाला काम देखो, बताओ। सिंगर वाला? हाथरस में जो कांड हुआ इसका देखो तुम, हुआ कि नहीं हुआ? बताओ कहाँ? किसान मार दिए 750, फिर क्या होगा? बीजेपी ने मारे नहीं मारे, किसने मारे? 750 की जान मार दिए भाई साहब, और कितना नरसंहार करोगे बताओ तुम? नहीं, आपने बोला ना ओवैसी, तो ये बोला जाता है भाई ओवैसी तो वोट काटने के लिए होते हैं बस, केवल मुसलमानों फिर का। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का, मेरे भी आपको भी सबको अधिकार है, तो सबको लड़ना चाहिए, क्या दिक्कत है? कब तक नहीं आने के? साल 2 साल मुत्तहिद हो के वोट करो। तो केवल मुसलमानों के वोट से जीत जाएंगे? नहीं, मुसलमानों के सबके वोट से जीतेंगे, दलित के, आदिवासी के, मुसलमान से। एक तरफा से क्या मतलब है? एक तरफा क्यों? कब झंडा थामा था आपने MIM का? हमें तो कम से कम हो गई, पहले तो सपा में ही थे, फिलहाल अभी से थामा। कितने दिन हो गए? ज़्यादा हो गए होंगे, जब से इलेक्शन है 4 महीने करीब। हाँ, क्या सोच के थामा MIM का झंडा? बस ये है कि अपनी पार्टी बनाएंगे, कब तक आदमी दरी बिछाएगा, कब तक आदमी की कुर्सी लगाएगा? अपनी कायदत बनाओ, अपनी लीडरशिप बनाओ। अपनी लीडरशिप बनाओ। जी बिल्कुल बनाओ। तो दिक्कत क्या है इसमें? भाई इसमें दिक्कत क्या है, मैं ये बताओ। नहीं, तो कैसे लीडरशिप बनेगी? लीडरशिप आपके मेरे इनसे सबसे जुड़ने से बनेगी लीडरशिप, कब तक नहीं बननेगी? ओवैसी जी कहते हैं कि 19% हैं मुसलमान, तो उनका फिर सही उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। लीडरशिप होनी चाहिए ना, होनी चाहिए लीडरशिप, क्यों नहीं होनी चाहिए? तो अखिलेश यादव लीडरशिप नहीं देंगे मुसलमानों को? नहीं देने, बताओ कहाँ दिया? क्यों? 18 मायावती नहीं देंगी लीडरशिप? 18% आरक्षण तक कहाँ दिया बताओ? पिछली सरकार में क्या वादा किया? बताओ क्या वादा? क्या वादा था बताइए? 18% का वादा किया था आरक्षण का, कोई भी नहीं मिला मुसलमानों को। बताओ क्या मिला? कब अखिलेश कोई वादा नहीं करा भाई। अखिलेश यादव ने हज हाउस बनवाया, अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा दी। कोई काम नहीं है उनका, तो इससे हमारा पेट भर जाएगा? यूँ बताओ, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए, ये चीज़ें कहाँ जाएंगे? चीजें हम भी नहीं चाहते हैं जो कब्रिस्तान की दीवार करा दी है, ये करा दिए। ये तो हम भी करा लेंगे। अरे भाई क्यों करा रहे हैं आप? ना कब्रिस्तान की दीवार कराइए, ना मुर्द घाट की दीवार कराइए। कम से कम जन सेवा कीजिए, जो गरीब तबका है, मजदूर है, उसकी तरफ देखिए आप। वो भाजपा कह रही है कि हमने करा दिया। क्या करा दिया बताओ, क्या कराया? कह रही है कि हमने मुसलमानों को आवाज़ दे दिया, शौचालय दिया। दिखाओ जमीनी कार्रवाई पे एक भी कार्रवाई हो, दिखवाओ। चलो हम नगर में आप रहता, आप ना नहीं बताएंगे। तो हमें वो अच्छा, एक मिनट इधर आइए, एक मिनट इधर आइए। मेरे से ज्यादा अच्छा, तो आपको मालूम है नहीं है। पहले एक किलो गुस्सा दिखा काहे दो कर कहाँ रहे हो? नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तो आपको आराम वहाँ से बतला रहा। हंस के बात करिए, गुस्सा क्या है? गुस्से की तो बात ही नहीं, गुस्से की तो बात ही नहीं है, गुस्से की तो बात ही हंस के नहीं। बात करिए। एक दिखा दो हमें, कहाँ दिया?
चलो आओ। तो नहीं मिला ना आपका, कोई नहीं मिला, मुसलमान को कुछ नहीं मिला, शौचालय कुछ नहीं दिखाए। चलो दिखाओ, अरे आप दिखाओ हमें, आप मुजफ्फरनगर एक भी कहीं मैं रहने वाला हूँ दिया, कुछ नहीं दिया। सिवाय नुकसान। आपका अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम डॉक्टर खुर्रम है, मैं मुजफ्फरनगर में ही रहता हूँ। सबसे पहला जो मुद्दा है मुसलमान के लिए वो है नौकरी। किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? सरकारी नौकरी में मैं किस चीज़ के डॉक्टर? पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं मुजफ्फरनगर में बच्चों का डॉक्टर हूँ। सरकारी नौकरियों का आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, देश में मुसलमान कितने % है। कथित सेकुलर पार्टियों ने जो तथा कथित अपने आप को सेकुलर होने का ढोंग रचती हैं, उन्होंने 70 साल तक के राज किया। 7 साल अभी तो भाजपा आई है, लेकिन पहले से तो ये सेकुलर पार्टी जो हमारे वोट पे बनती है, आज 1.25% पूरे हिंदुस्तान में सरकारी नौकरियों में है मुसलमान। यूपी का आंकड़ा आप उठा लीजिए, ज़मींदारे में कितने हैं हम? 5 जो एकड़ से के ज़मींदार हैं मुसलमान, जिन पे 5 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। 2% सिर्फ किसान नहीं है हमारे पास में। हमें क्या दे दिया सेकुलर पार्टीज़ ने? हमारा वोट ले लिया। आज आप किसी भी बस्ती में चले आइए, वाल्मीकि आप समाज में चले आइए, सैनी समाज में आप चले आइए, पिछड़ों ने अपने नेता बना लिया मोदी को, दलितों ने मायावती जी को मान लिया। मुसलमानों का कौन है रहनुमा, कौन है लीडर? वोट लेने के लिए तो हमारे पास सब आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप वोट के बदले हमें देना क्या चाह रहे हैं? क्या कब्रिस्तान की दीवार, ये क्या योजना है? आप क्या बात कर रहे हो कि कब्रिस्तान की दीवार करा दी, 2-4 दीवारें करा देना योजना नहीं होती। योजना होता है कि आपने स्कूल कितने बनवाए, आपने अस्पताल कितने बनवाए, ये योजना होती है। आपने बोला गलियां बनवा दी, डॉक्टर सड़क बनवा दी, साहब ये तो जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब थमिए हमारे सुनिए। 2004 या 5 के आसपास सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है। ठीक, सुनता रहा सवाल तो रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट है। जी बताइए, अरे उसको महाराज implement कौन क्वेश्चन तो सुन लो, क्वेश्चन तो सुन लो, आप तो तपे बैठे हैं। सुनिए, पूछिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया जाता है कि भाई इतने शिक्षित % लोग हैं मुसलमान, ग्रेजुएशन में इतना ड्रॉप रेट है, 10th पे इतना ड्रॉप रेट है, 12th में इतना ड्रॉप रेट है, ठीक है। और ये कांग्रेस के राज में ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनती है, ठीक है। और इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से कांग्रेस ये दावा ठोकती है कि हम रहनुमा है मुसलमानों के, इसलिए हमने मुसलमानों का जो सच्चाई है वो आगे रख दी। कांग्रेस बिल्कुल रहनुमा है। कांग्रेस ने हमें क्या दिया? बाबरी मस्जिद दी, हजारों दंगे दिए, मलियाना दिया, पठानपुरा दिया। बताइए आप, पठानपुरा और मलियाना में PSC ने गोली मार दी, उसके चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं, वो बरी हो गए, वो सारे जवान आज बरी हो गए हैं। आप किस आयोग की बात कर रहे हैं? हमारे लिए क्या आयोग रह गया? रंगनाथ मिश्र आयोग, सच्चर कमेटी की आप बात कर रहे हैं कि कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है? कहाँ बताइए आप? यहाँ बस्ती में जाइए आप, अंदर आप किदवई नगर में पहुँचिए, मक्की मस्जिद में पहुँचिए, कहाँ विकास है? भेदभाव के साथ विकास किया जाता है। हमारी रहनुमाई लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया। 6 सीटें मुजफ्फरनगर में, 8 लाख वोट है। सदर शहर में हमारे यहाँ 6 सीटें हैं हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर विधानसभा की। एक पे भी क्या इन्हें एक काबिल मुसलमान नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। एक नेता इन्हें मुसलमान का नहीं मिला। कैराना से तो खड़ा को कैराना ज़िला मुजफ्फरनगर की बात कीजिए आप, अपनी जानकारी पूरी करिए। शामली में आता है, कैराना की बात कर रहा हूँ, पर मुस्लिम लीडर की बात कर रहा हूँ मैं। कैराना मुझे पता है कि मुजफ्फरनगर में, मैं अपनी समस्या मुझे मुजफ्फरनगर में खालापार टंकी चौक पे मैं अपनी सॉल्व कराने कैराने जाऊंगा क्या? मुरादाबाद जाऊंगा क्या? मेरठ जाऊंगा क्या? आप कह रहे हैं कि मुरादाबाद में हमने दे दिए टिकट, क्यों दिए आपने? मुजफ्फरनगर से ही समाज, सुनिए, को भी दो। मुजफ्फरनगर से जिन तथाकथित आप सेकुलर पार्टियों की बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी और या BSP हो गई, इसी मुजफ्फरनगर से इन दोनों पार्टियों से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं मुसलमान। मैं इसीलिए तो पूछना चाहता हूँ, आज हमारे में कौन से कीड़े नज़र आ रहे हैं कि 6 सीटों पे आपने एक भी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया? आप हमारे वोट के आधार पर बात कर रहे हैं, आपके पास प्लस की वोट भी नहीं है। आप हमारे 70,000 से हमारी गिनती शुरू होती है इस सीट पे। हमने 70, 80 हज़ार वोट दिया है इस सेकुलर पार्टी को, और हमें एक भी नेता नहीं दे रहे आप। सिर्फ हमारी वोट चाहिए, और वोट लेने के बाद क्या होगा? आजम खान है या नेता? हाँ बिल्कुल है, उन्हें सिला दिया गया है। आजम खान जब तक के इस पार्टी में, समाजवादी में, तब तक मुसलमान है। हम भी इसी वजह से जुड़े हुए हैं अब तक के, हम भी वोट इसीलिए दे रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या सिला दिया? जेल में बंद कर दिया। कौन सी पार्टी बोली उनके लिए? बताइए आपने, कहाँ आंदोलन हुआ? आप बताइए। पर उन्हें टिकट तो दे दी, उनके बेटे को भी टिकट दे दी। उनके बेटे को बिल्कुल टिकट दिया, उनकी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है। जेल में उनकी जान को खतरा है। आप उनके बेटे का भाषण सुनिए, वो कितने रो रहे थे। बताइए आप, एक राजनीतिक आंसू नहीं है वो। आप एक सांसद बकरी चोर होगा, मुर्गी चोर होगा, किताब चोर, पेड़ चोर, जिसने हमारे लिए कलम दिया,
हमारे बच्चों के लिए कलम देने का काम कराओ। और आप कह रहे हैं हरिद्वार में एक धर्म संसद होती है, वहाँ कहा जा रहा है कि कलम छीन लो, उन्हें नरसंहार के लिए कट्टे दो, पिस्टल दो, एक से एक ऑटोमेटिक वायलेंस। जो धर्म संसद हो रही है, जो ये बात कर रहे हैं कि कलम छीन लो, कट्टा दो, हथियार दो, ये दो, वो तो फिर अपने समाज के लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो उनका समाज भी तो फिर गर्त में जाएगा। बिल्कुल, ये तो आज उनका समाज इस चीज़ को समझ रहा है। हमारे जो बिरादरान वतन है, हमारे हिंदू भाई खास तौर से, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये लोग चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये देश का नाश करना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। आप आंकड़ा उठाइए, आप हिस्ट्री पढ़िए जा कर के। सन 1937 में जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए तो एक सरकार बनी थी, पूरे प्रोविंस में सब जगह कांग्रेस जीती थी भारी भरकम वोटों से। सन 1939 में उन्होंने वाइसराय की मुखालफत में इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद किसकी सरकार आई? मुस्लिम लीग की और हिंदू महासभा की। इन्होंने जॉइंट गठबंधन करके सरकार बनाई और दोनों का ही बंटवारे का डिवीज़न है। आप ये देखिए, सिंध से सबसे पहले जो पास हुआ था रेजोल्यूशन 2 नेशन थ्योरी का, वो सिंध गवर्नमेंट ने पास किया था और वहाँ पे किसकी सरकार थी? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। सिंध से हुआ था, ढाका से हुआ था? सिंध से। ढाका से मुस्लिम लीग बनी थी सन 1906 में, 4 में। सिंध रेजोल्यूशन से पास हुआ था। आप जानकारी पूरी करिए। 3 जगह सरकार बनाई थी, एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, एक सिंध में, एक बंगाल में। 3 जिन आजम खां की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, जौहर अली यूनिवर्सिटी। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। तो जौहर अली कौन थे? मोहम्मद अली ब्रदर्स, जिनके लिए कहा गया कि अगर अली ब्रदर्स ना होते तो आज हिंदुस्तान आज़ाद ना होता। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली जौहर। मुस्लिम लीग को बनाने वाले कौन थे? मोहम्मद अली, मुस्लिम लीग को बनाने वाले कौन थे? मोहम्मद समीउल्लाह, जिन्होंने अली नहीं थे? नहीं, वो उसके फाउंडर मेंबर अली नहीं थे? सबसे पहले प्रोविंस में जो इन्होंने कहा मीटिंग में, जौहर अली नहीं थे? वो भी थे, लेकिन मोहम्मद समीउल्लाह सबसे पहले प्रस्तावक नाम थे। पे यूनिवर्सिटी बनती है, सही है वो? एक जो है ऐसी होनी चाहिए, एक पार्टी ऐसी। हिस्ट्री का बहुत ज्ञान दिया, मैंने आपका ज्ञान नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं तालिबे इल्म हूँ, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, और ना ही मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। मुस्लिम लीग मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी नहीं ठीक हूँ, है। मैं एक साइंस का स्टूडेंट। ठीक, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ। ठीक, अब ये बताइए, जिस जौहर अली की आप बात कर रहे हैं, जिस जौहर अली पे आप छाती ठोक रहे हैं, उसी जौहर अली के नाम पे यूनिवर्सिटी बना? बिना ठोके हमारे स्वतंत्रता गलत है? नहीं, तो मुस्लिम लीग बनाने वाले कौन थे? मोहम्मद समीउल्लाह, जो फर्स्ट फाउंडर नहीं थे उसमें? फर्स्ट फाउंडर की बात आपने करी है, फर्स्ट फाउंडर की बात करी है। ब्रदर्स नहीं थे? अली ब्रदर्स ने तहरीक हिंदुस्तान को आज़ादी की तहरीक चलाई। अगर वो ना होते तो आज हिंदुस्तान आज़ाद ना होता। उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी कब्र गुलाम हिंदुस्तान में मत बनाना। उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ आज़ादी से पहले हो गई थी, आज़ादी से पहले हो गई थी। आज उनकी कब्र है वहाँ पे फ़लस्तीन में उनकी कब्र मौजूद है। लेकिन आज हमें जो है कहा जाता है कि तुम गद्दार हो। पढ़िए आप भारत का इतिहास, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हम लोगों की बहुत कुर्बानियाँ हैं, आज हमें गद्दार कहा जा रहा है। कुर्बानी सभी की है गुरु, किसी ये कहना, जब सुनिए मेरी बात, मुसलमान का ये, सुनिए आप मेरी बात सुनते कर दिया, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मेरा कहने का मतलब है कि सुनिए मेरी बात, की जा रही है। मुसलमान का ये कहना कि हमारी कुर्बानी और हिंदू का ये कहना कि हमारी कुर्बानी, दोनों ही गलत है। नहीं, सबकी कुर्बानी है, देश को सबने आज़ाद कराया। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा गद्दार किसको कहा जा रहा है? आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। तो वो पार्टी अब उसमें खड़ी है इलेक्शन में, अब उसके लिए आपका क्या जवाब है? उसके लिए बिल्कुल इलेक्शन में लड़ने का सबको अधिकार है। वोट का जवाब दिया जाएगा, जनता तय करेगी। अगर जनता को एक सांप्रदायिक ताकत को जिताना है, जनता बिल्कुल जिता दे, लेकिन हम तो हक का और इंसाफ का साथ देंगे। तो मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हाँ बिल्कुल, एक जुमला है, भारतीय जुमला पार्टी का जुमला है। भारतीय जुमला पार्टी है, सबसे झूठी पार्टी है। उनके नेता एक रंगदार है। सेकुलर पार्टीज को भी गरियाया, आपने बीजेपी को भी गरियाया, तो समाधान क्या है? समाधान ये है, जब तक के हम लोगों में एकता नहीं होगी और जब तक के एक ऐसे रास्ते, किसमें? खास तौर से हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में। मैंने आपसे क्या कहा शुरू में कि दलितों ने अपना नेता बना रखा है मायावती जी को, ओबीसी समाज ने मोदी जी को मान लिया, ठाकुरों ने योगी जी को मान लिया। हम किसका मुंह देखें? आप एक बात बताइए, आज भी एक बहुत बड़े सेकुलर पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिन्हें 3 बार इस सेकुलर दल ने वोट दिया और हमने सबसे ज़्यादा वोट हमने दी। लगातार वो पार्टियां बदल रहे हैं, वोट हम दें, उन्हें नेता बनाएं और वो कल के दिन पार्टी बदल के भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। आप थोड़ी असदुद्दीन ओवैसी वाली भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लिया मैंने, वो सबका अधिकार है, वो जनता का अपना अधिकार है। वो ओवैसी साहब को दे या लोकदल को दे वोट, वो सबका अपना अधिकार है। ओवैसी साहब जो बोलते हैं वो सोल्यूशन है? ओवैसी साहब जो बात बोलते हैं वो सोल्यूशन है। जहाँ तक के बात उन्होंने कही है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर अगर वो बात करेंगे तो बिल्कुल सॉल्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से अगर वो बात बाहर करेंगे तो हम उनके साथ नहीं है।
मुसलमान अपना लीडर चुन ले, बिल्कुल हिंदू अपना लीडर चुन ले। अब ठीक समय आ चुका है कि जो मुसलमान है, ख़ास तौर से जो गिरा हुआ तबका है, जिसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, उसे अपना नेता चुन लेना चाहिए। अखिलेश यादव नहीं है मुसलमानों के एक बात बताइए, गली गली में नगर सचिव बना रखे हैं समाजवादी पार्टी ने, हर जगह सचिव मिल जाएगा आपको। वो लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप होती है कि वहाँ पे कौन बोलेगा हमारी बात को, सदन में कौन उठाएगा हमारी बात को, हमारे मुद्दे को, वो लीडरशिप होती है। आप 6 की 6 सीटों पे एक भी टिकट नहीं देने के मुसलमान को। 8 लाख वोट है, एक भी आपको ऐसा काबिल शख्स नहीं मिला कि जो मुसलमानों की बात रख सके। तो आप जो MIM वाले भाई साहब है, आज से 2 दिन हुए, सुनिए मेरी बात। MIM वो नहीं जोड़िए। मैं आपको जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो उनका ये कहना है कि मुसलमान अपनी लीडरशिप चुन ले, हिंदू अपनी लीडरशिप चुन ले, तो देश कहाँ जाएगा? सब कहाँ जाएंगे वो चुन के? आप बताइए, सदन में ही तो जाएंगे। और सदन किसका है? देश का है। वो मुसलमानों की बात करेंगे, वो हिंदुओं की बात करेंगे, क्यों? मुद्दे तो वहीं रह गए। देश की बात होगी, देश की बात होगी। बिजली किसको चाहिए? तो भेदभाव कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा भेदभाव आज हमारे साथ है। आज सबसे ज़्यादा शक्ल देख के, चेहरा देख करके राजनीति की जा रही है। आप चले आइए हमारी मलिन बस्तियों में, क्या विकास हो रहा है। एक ईंट नहीं लगती वहाँ पे। हमारे प्रस्ताव को बिल्कुल नस्तारित कर दिया जाता है, वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है कि भाई आपका कोई प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा। आप यहाँ की जो चेयरमैन है वो मुसलमान वोट से बनी थी, आज उन्होंने भी पार्टी बदल ली, वो भी भाजपा में चली गई। बताइए हम किस पे यकीन कर लें? अब फिर चुनाव आएगा, फिर कोई आ जाएंगे सेकुलर दल से नेता, वो कल के दिन फिर भाजपा में चले जाएंगे। बताइए हम कहाँ जाएं? हमें गद्दार कहा जाएगा? हम तो अपने देश के लिए जान देने को कुर्बान है। आप बनाइए, रेजिमेंट बनाइए सेना में, सबसे ज़्यादा बॉर्डर पे शहीद होने का काम हम करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे, मैं जाऊँगा सबसे पहले देश की रक्षा करने के लिए। लेकिन हमें गद्दार कहा जाता है। नहीं, जो गद्दार कहते हैं, खैर वो तो कहना गलत है, उस चीज़ में मैं भी विश्वास नहीं मानता। ये देश सबका है और संविधान में रह के जो सब बात करेंगे वो सबकी बात ठीक है। अपने हक के लिए सब लड़ाई करते हैं, हर जात हर धर्म लड़ाई करता है, और कोई करेगा तो वो भी ठीक है। लेकिन आज के समय में अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना भी एक गुनाह है। अपने समाज के लिए भी आवाज़ उठाना गुनाह है। जैसे सेकुलर पार्टीज़ में भी, अगर आप किसी भी सेकुलर दल में हैं, अगर उसमें भी कोई मुसलमान नेता अपने समाज के लिए आवाज़ उठाएगा तो वो भी उसको उसके आका, बड़े आका कह देंगे कि तुम सच क्यों बोल रहे हो, सच को सच मत कहो। जो हम कहेंगे तुम्हारे मुंह में, जो हम ज़बान डालेंगे, वो उसी ज़बान से तुम्हें बाहर जाके बोलना है। आज हमारे सेकुलर दलों में जितने मुस्लिम नेता हैं उन्हें हाशिए पर रख दिया। इमरान मसूद है हमारे पास में, कादिर राणा है हमारे पास में, हाजी लियाकत अली हैं मीरापुर में, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले। इमरान मसूद तो खुद पार्टियां बदलते फिर रहे हैं। हाँ, और आप देखिए धोखा कैसे दिया उन्हें। आज इमरान मसूद को क्या बिल्कुल ख़त्म कर दिया राजनीति से। जो बोलने वाला मुसलमान है, लीडरशिप को बिल्कुल ख़त्म करना है। इन्होंने ठान लिया है अब कि लीडरशिप को ख़त्म करना। जो कमज़ोर मुसलमान है, जो बोल ही नहीं सकता, बेचारा बोलना ही नहीं जानता, उसे आगे बढ़ा। आजम खां के बेटे नहीं बोल पाएंगे, आजम खां नहीं बोल पाएंगे। रो रहे हैं वो, आप पूरी जानकारी करिए, वो रो रहे हैं। इतनी सत्ता अगर आती है तो नहीं बोलेंगे। मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया था। अतीक मुख्तार अंसारी की जो पार्टी थी, कौमी एकता दल, उनकी पार्टी का जब अलायंस हो गया था समाजवादी पार्टी में, कोलाइड कर ली थी उन्होंने अपनी पार्टी, तो उन्हें उनसे किनारा कर लिया क्योंकि वो बोलने वाले थे, हमारी आवाज़ उठाते। हम मजलूम हैं, हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। मुख्तार अंसारी का तो ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, वो कभी किसी पार्टी से लड़ते हैं, कभी किसी पार्टी से लड़ते हैं, कभी किसी वो खुद एक पार्टी में नहीं रहते हैं। वजह है ना, उसकी वजह है पीठ में छुरा घोंपा जाता है, मीठे मीठे बातें करके प्रलोभन दे के हमें बुला लिया जाएगा पार्टी में। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, जो चेयरमैन है हमारे वोट लेने आई थी और आज भाजपा में चली गई। उनके बड़े भाई कौन सी पार्टी से सांसद हैं? बीएसपी से, वही सेकुलर पार्टी। सिबगतुल्ला अंसारी। नहीं, गाली किसे दी हमने? नहीं गाली, अब शब्द आप मेरे लफ्ज़ों को गलत प्रिटेट मत करिए। मैंने गाली किसी को नहीं दी। आप अफजल अंसारी लेना, अफजल अंसारी। जी, आपका नाम? मोहम्मद अरशद। जो भाई साहब ने बोला, आप रहिए, आपका रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक, जो भाई साहब ने बोला, आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जो भी कुछ कहा है। तो कैसे सोल्यूशन निकलेगा? सॉल्यूशन तो इसका जो है फिर वो ही बनता है कि अपनी क़यादत होनी चाहिए, अपनी सरकार होनी चाहिए। हाँ, अपनी क़यादत हो, अपनी पार्टी हो। आदत मतलब? क़यादत मतलब अपनी पार्टी होनी चाहिए। मुसलमानों की अपना वजूद बनना तभी बनेगा। मुसलमानों को किसी ने दिया तो कुछ है नहीं आज तक। आज़ादी के बाद सबने वोट बैंक बना के तो रखा, दिया तो किसी ने कुछ नहीं है। मुसलमान अगर अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, जी, आपने जैसा बोला, ठीक है, तो मुसलमान कितनी विधानसभा जीत पाएगा ऐसे? नहीं, ऐसा है ना, सिंगल हम जो है ना
हम उसके बाद अन्य पार्टी के साथ अलायंस करके तो बना सकते हैं ना। एक मुस्लिम पार्टी अपनी खड़ी हो जाएगी, उसके साथ कौन खड़ा होगा? क्यों नहीं होंगे, सब खड़े होंगे। जिसको हमारे वोट की, जिसको सत्ता का और अन्य अदर जो भी कास्ट हैं या जो भी हैं उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आज और सभी समाज के अंदर और भी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, उन्होंने अपना लीडर बना रखी है, अपनी पार्टी बना रखी है। उसके बाद अन्य अब जैसे बीजेपी है या सपा है, छोटे छोटे जो दल है 2-2 4-4 जिलों में जिनका वजूद है, उन लोगों को साथ में लगा रहे हैं। जैसे सोहेल देव हो गए, सोहेल देव समाज पार्टी हो गए, निषाद हो गई, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इसका वजूद है। तो आज इसको हमारे अखिलेश जी जो हैं वो साथ में लेके चल रहे हैं। उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई अन्य जो और भी जातियां हैं या और दूसरे मजहब हैं, हमें उनसे कोई अलग नहीं होना। लेकिन हम जब जाएं, हम अपना वोट दें तो कम से कम उसका एक वजूद होना चाहिए। अपने एक वजूद के साथ जाएं, हमारा एक लीडर होना चाहिए, हमें भी सत्ता में भागीदारी चाहिए। अच्छा, कोई हिंदू लीडर, अगर मैं आपकी भाषा में बात करूं तो कोई हिंदू लीडर मुसलमानों की बात नहीं रख सकता? नहीं, ऐसा है ना, अभी तक तो हुआ नहीं आज़ादी के बाद से। अभी तक तो मुसलमान को पिछड़ा बना दिया गया बिल्कुल। गांधी ने मुसलमानों की बात रखी। हम तो मुस्लिम कैंडिडेट को नकारने वाले लोग हैं। हम तो मुस्लिम कैंडिडेट को नकार देते हैं, हम हिंदू भाई को वोट देते हैं। सलमान सईद को हमने नकार दिया। आज तक जितने चुनाव हुए इन लगभग 15 सालों में मुसलमान ने किसी हिंदू को नकारा? अभी तक तो हमने किसी मुसलमान को सपोर्ट किया ही नहीं। हम देखिए जो आज भाजपा में जा रहा है, दो चुनाव में हमने जो है चिदन स्वरूप की वजह से इसको ही, इसके लड़के को, गौरव स्वरूप को वोट करा। क्यों करा? 5 मिनट में करा रहा। इसीलिए तो करा के भाई कोई हमें रहबर मिल जा। उसने हमारे साथ आज क्या करा? हमने अभी अजीत सिंह को, अभी पिछले चुनाव में अजीत सिंह को 2019 में लोकसभा के चुनाव में इस कदर वोट दिया। क्यों दिया? कोई मुसलमान था वो? हमने तो जब चाहा ईमान वाले। भाजपा ये कहती है कि मुसलमान वही वोट करेगा जो जहां हमें भाजपा को हरा सके। ये डर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक ना। एक मिनट रुकिए, आप ये बताइए खा के क्या आए हैं? मैं तो हम तो जो है मजदूर आदमी है। आप डॉक्टर भी है, मजदूर भी। अरे महाराज, सुबह से चाय कितनी बार पी है? जो देश ने अन्न पैदा कर दिया वही खा रहे हैं। चाय कितनी बार पी है सुबह से? चाय तो सर एक चीज, हाँ भैया, मैं एक चीज कहना चाहूँगा आपसे। ये भाजपा हराओ जो है, ये भाजपा हराओ एक साजिश के तहत, हाँ ऐसा साजिश, ये एक बहुत बड़ी साजिश हुई है मुसलमानों के साथ। मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। भाजपा हराओ। इस भाजपा हराओ ने हम लोगों का वजूद खत्म कर दिया। ये जो छदम सेकुलर पार्टी है, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये हो, इन्होंने ये एक साजिश करी है बहुत बड़ी। भाजपा हराने के नाम पे हमें छला गया है। मतलब भाजपा हराने के नाम पे हमसे वोट लेता है ताकि हम अपने बुनियादी मुद्दों को भूल जाएं। जो हमारी ज़रूरत है, हमारे जो शिक्षा है, मेडिकल है, या और भी हमारी जो हम लोगों में आज ये पिछड़ापन है, इसको हम इन चीज़ों पे ध्यान ही ना दें, इन चीज़ों पे वोटिंग ही ना करें हमसे। क्योंकि जीतने के बाद फिर हमें कुछ देना ही नहीं है उन लोगों को। हमसे हर जिसका भी वोट चाहिए होता है मुसलमान को छोड़ के, जिस भी किसी जाति का वोट किसी पार्टी को चाहिए होता है, उसके लिए वो इलेक्शन से पहले बोलता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपको इतना आरक्षण देंगे, या आपके लिए शिक्षा में ये करेंगे या वो करेंगे। मुसलमान के लिए कुछ है ही नहीं, मुसलमान के लिए कोई कुछ बोलता ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक साजिश के तहत मुसलमान को लगा दिया भाजपा राव। भाजपा राव का साइड इफेक्ट ये हुआ है कि हम लोगों का वजूद खत्म हो गया। हम लोग बिल्कुल हाशिए पे चले गए। आज हमें कोई पार्टी बताइए, मुसलमान यहाँ पे मुजफ्फरनगर के अंदर 43% के लगभग यहाँ पे वोट है, उसके बाद हमें टिकट ही नहीं दे रहा है कोई। और यहाँ तक कि आप सपा के कार्यालय पे जाइए, वहाँ पे किसी मुस्लिम लीडर का कोई फोटो भी नहीं है। बताइए इससे बड़ी और क्या बात होगी। इस भाजपा राव ने हमें खत्म कर दिया, हमारा वजूद खत्म कर दिया। किसी मुसलमान सभासद का भी नहीं है, और किसी मुसलमान सभासद का कोई वजूद हो या किसी का वहाँ फोटो हो, कुछ नहीं है। और यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर जितनी सीटों पे टिकट दिए गए हैं वो सब मुसलमानों के ऊपर दिए गए हैं। उनका वोटर अकेला सिर्फ मुस्लिम है और कोई वोट ही नहीं है। और उसके बावजूद ना हमें कोई टिकट मिल रहा है और ना ही हमारे किसी लीडर का कोई फोटो भी लगाना पसंद नहीं कर रहे। बताइए और इससे ज़्यादा क्या होगा। हम लोग एक मजबूरी बनती है, तो फिर हमारे लोग क्यों नहीं ओवैसी की तरफ जाएंगे। लोग कहते हैं ओवैसी है, फिर तो मजबूरी बन जाएगी।
ये पार्टी खुद इस तरह का रास्ता बना रही है कि फिर मुसलमान अपने आप ही उधर चला जाएगा। वो तो हम एक लोग अपना वजूद करके दिखाएंगे, वो तो जीतते चाहे हरे, वो तो एक अलग चीज़ है। फिर तो हम जो है वैसे के साथ जाएंगे। ईमान वाला हमारा भाई है जो हमारे साथ रोज अत्याचार हमारी आवाज तो उठाता है, हमारे मुद्दों पे बोलते तो हैं। फिर हम उसके साथ लोकसभा के अंदर वो क्या बोलते मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं मुसलमानों के सबसे पहले तो हमारा ये शिक्षा का है। शिक्षा, आप ये हमारे मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा मोहल्ला है, यहाँ पे लाखों की तादाद में पॉपुलेशन। शिक्षा तो अगर कोई और यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, और सुरक्षा तो हमारी कोई है ही नहीं किसी भी तरह की। हमें ये तो चाहिए, और हमें क्या चाहिए, हमें किसी समाज से कोई सी भी महाराज कोई सी भी सरकार आती है तो कोई सी भी सरकार के आने के बाद शिक्षा तो की मांग तो वो भी कर सकती है। अगर मान के चलिए भाजपा की कोई नीति है, आवास हो गया, शौचालय हो गया, या राशन हो गया, है ना, या फिर समाजवादी पार्टी की जो अब उन्होंने वो अपने चुनाव में जो भी वो पॉइंट बता रहे हैं, 300 यूनिट फ्री, सिंचाई फ्री और लैपटॉप बांटने वाली बात, तो ये तो योजना मुसलमानों को भी मिलेंगी, हिंदुओं को भी मिलेंगी, तो ऐसा क्या स्पेशल चाहिए? वो केवल मुसलमान को? जब शिक्षा में हम हैं ही नहीं, वो हमें देंगे कहाँ से? पहले तो हमें शिक्षा चाहिए ना, हमें हमारे इलाकों के अंदर स्कूल कॉलेज चाहिए। जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, वो स्टूडेंट को तो देंगे ना, ऐसे आम पब्लिक को तो नहीं देंगे। जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, हमें लैपटॉप देंगे क्यों है? कहाँ से देंगे? हमारा वक्त तो गुजर चुका है, इनका भविष्य क्या होगा? मेन चीज तो इनका भविष्य है, इनका मुस्तकबिल है। एक सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? हमारा तो भविष्य गुजर गया। एक चीज, अरे इनका है मेन चीज। हम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। हमारे बड़ों ने भी आज़ादी में जब बंटवारा हो रहा था, हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन उसको पाकिस्तान को ठुकरा के हिंदुस्तान में अपने हिंदू भाइयों के साथ रहना पसंद किया हमारे बड़ों ने, और हम भी अपने हिंदू भाइयों के साथ प्यार से रहना चाहते हैं। लेकिन ये पार्टी हमें इस तरह की नीतियाँ चल रही हैं कि उनसे हमें दुश्मन बना दिया, समुदाय उनका हमारे बीच में खाई पैदा कर रहे हैं ये लोग। हम उस चीज़ को लाइक नहीं करते, ना हम चाहते हैं उस चीज़ को। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, एक ही होकर रहना चाहते हैं। अपने वतन के ऊपर हिंदू मुसलमान अपनी जान दे देगा, अपने विकार से नहीं गिरेगा। क्या करें वतन का आगे ये हमारा हिंदू मुस्लिम का जो वतन है, हिंदुस्तान हमारा, भारत हमारी जान, हमारी शान है। हमारा बच्चा एक एक बड़ा, हम खुद अपनी जान दे देंगे, एकता में रहेंगे, और एकता ही रहेगी। यहाँ इन लोगों का समुदाय ग्रुप करने, समुदाय ग्रुप नहीं आने का। हम भारत के अंदर अमन चाहते हैं, अमन ही रहना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद रिहान। हम तो क्या कह रहे थे, बोलिए। नहीं इनसे बात बोलिए, क्या कह रहे, क्या कह रहे? अरे बोल दिए। भाई एक साथ ही रहना चाहते हैं बस। ये तो सुनने आप इतना शर्मा काहे को रहे हैं? जी, आपका नाम? आपका नाम? नेताओं ने ही करा है जो बिगाड़ करा है, नहीं तो आज भी अब जो है मुसलमान जाग चुका। अब ये तथाकथित सेकुलर दलों के झांसे में नहीं आने वाला। अब मुसलमान बेवकूफ़ नहीं रहा, ना अनपढ़ रहा इतना। अब मुसलमान को भी समझ है, सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ताला ने दे रखी है मुसलमान को। इस चुनाव में खामोश है मुसलमान, इस चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश का, और इस चुनाव में खामोशी के साथ चुनाव में रिजल्ट दिखाया जाएगा 10 मार्च को। आपका नाम? आपका नाम? सोनू कुरैशी नाम है मेरा। सोनू कुरैशी। सोनू कुरैशी जी। क्या करते हैं? मैं इवेंट मैनेजमेंट में काम करता हूँ, इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ मैं। जी। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैंने ग्रेजुएशन किया है मिठी बाई कॉलेज मुंबई से। किस चीज़ में? मैंने बीए किया है जी। तो आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले? जी, मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, खाला पार्क में। जी, क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? क्योंकि मुझे मौजू नहीं पता है दरअसल। मौजू ये है कि 2022 विधानसभा चुनाव किधर मुसलमान समाज सोच रहा है और किस तरीके से सोच रहा है कि किस मुद्दों पे वो वोट देगा? मुसलमान समाज जो बड़े रुझान है वो अखिलेश की तरफ है, क्योंकि उनसे उम्मीद है कि वो इनसे कम बीजेपी से उनको निजात दिला पाएंगे, जिससे कि जो टारगेट किया जाता है मुसलमानों को, इनके कारोबार को,
इनके कारोबार को टारगेट किया जाता है और जो इनको पॉइंट टू पॉइंट करके, जैसे कि CA, NRC, इससे मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरा एक उसी बड़े तबके में एक तबका वो है जो कि OWC की तरफ है, जिसका कहना ये है कि हमें बीजेपी को कोई हराने की रेस में नहीं है, हमारे मुद्दे दरअसल कुछ और है, जो कि फिर शिक्षा की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, जो मतलब कहते हैं कि सुरक्षा से ऊपर भी हमारा कुछ है और हम अपनी सुरक्षा जो है वो सरकार में हिस्सा लेकर सुरक्षा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग वो भी हैं और बाकी फिर वो अलग तरह की राजनीति है कि इतने टिकट मिल रहे मुस्लिमों को, नाहिद हसन आ जाते हैं उसमें, फिर उसमें यहाँ से सदर सीट से किसको टिकट हो रहा है। जैसे कि यहाँ मुजफ्फरनगर सदर सीट से एक बंडी है, सौरभ स्वरूप शायद उनका नाम है, उनके भाई को 2 टर्म और उनके जो वालिद थे उनको भी कई टर्म यहाँ मुसलमानों ने जान लगाकर लड़ाए और जिताए। पिछले 2 टर्म उनको भाई को जान लड़ाए जबकि वो जीत नहीं पाए और इस बार उनका टिकट कट गया तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस तरह की चीज़ों से मुसलमान जो है बहुत हताश होता है और फिर वो रुख करते हैं OWC की ओर। OWC जो OWC को फिर OWC उनको कहते हैं ना कि तुम उनकी दरी मत बिछाओ, मैं तुमको सर पे बैठा कर रखूँगा, नहीं तो मुसलमान का। OWC जहाँ से आते हैं हैदराबाद, तेलंगाना, पूरी विधानसभा में केवल 9 सीटें लड़ते हैं और यहाँ दम बढ़ते हैं 100 सीटों के। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ तक भी वो लड़ते हैं ना, नहीं तो अपने राज्य में ही क्यों नहीं? वो उन्होंने आज तक, उनके पिताजी लड़े, उनके दादाजी लड़े, ठीक, वो लड़ रहे हैं, उनका भैया भी असलम भाई, ठीक है, विधायक सांसद, उनके जो छोटे वाले भैया हैं वो विधायक हैं, ठीक। अच्छा, तो उन्होंने जी गुरु एक एक करके आते हैं, आपकी सारी बात रखी जाएगी, आपकी बात ही सुनने आया हूँ मैं। चल रहा हूँ, मुझे इतना बता। अरे थोड़ा सा देरी से चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो उन्होंने तेलंगाना में आज तक मुस्लिम लीडरशिप क्यों नहीं खड़ी करी? तेलंगाना में मुस्लिम लीडरशिप है, उनके जो 7 विधायक मौजूदा विधायक हैं वो 9 जो भी गिनती है 9 या 7, वो डट के अपनी बात रखते हैं, मुस्लिमों की बात रखते हैं और पास करवाते हैं जो भी मुस्लिमों के लिए हो सकता है। उनकी हिस्सेदारी है ना उसमें। और जो आप लड़ने की बात कर रहे हैं, वो गठबंधन में उनको जितनी सीटें मिलती हैं और जिन पे भी वो मजबूत हैं वो मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। और क्या चाहिए? यहाँ भी अगर गठबंधन होता तो शायद वो 100 सीटों पर ना लड़ते, कम सीटों पर लड़ते। अगर उनका किसी के साथ भी गठबंधन होता, किसी के साथ मतलब किसी बड़ी पार्टी के साथ में, तो किसी पार्टी ने तो लिया नहीं उन्हें। अब उनको ऐसे बिजली का नंगा तार समझा जाता है कि छू दिया तो जल जाएंगे। मुस्लिम समाज ओवैसी के हिंदू भाई ना नाराज हो जाए। सुनिए मेरी बात, ओवैसी आप ये मान के चलते हैं कि ओवैसी रिप्रेजेंट करते हैं पूरे मुस्लिम समाज को? NRC में किसने उठाई हमारी बात सदन में? बिल किसने फाड़ा 3 तलाक का सदन में? बताइए, अखिलेश जी ने फाड़ा है। किसने फाड़ा? आप सबसे पूछ लो। भाई किसी ने देखा क्या बोलते हुए NRC में, CA में या 3 तलाक बिल में या धारा 370 में जिस तरह से भी काम हो रहा, उल्टा सीधा ये हो रहा कि मुसलमान को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाए बार बार। अब जिन्ना का नाम ले रही भाजपा, क्यों ले रही? हमें टारगेट करने के लिए, जबकि भाजपा की तो ये रणनीति रही है हमेशा 80 बनाओ 20, हिंदू मुसलमान ये सब। लेकिन जो लोग हैं ना, हमारे जो हिंदू भाई हैं, उन्हीं की वजह से इस देश में रह भी रहे, उन्हीं के प्यार मोहब्बत से, समझ गए। कुछ लोग उन्हें भड़काना चाह रहे हैं लेकिन वो भड़कावे में आने के नहीं। वो नहीं, मैं चेहरा नहीं दिखाता। कोरोना का प्रोटोकॉल है, आपने मास्क लगा रखा, हम भी लगावेंगे मास्क। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी लीडरशिप मतलब ओवैसी रिप्रेजेंट करता है पूरे मुस्लिम समाज को? ऐसा नहीं है। अरे भाई आप ओवैसी बार क्यों कर रहे हैं? इन्होंने ओवैसी की बात, आप छोड़िए, 1 मिनट ओवैसी को छोड़िए आप। ये तो एक जमीनी स्थल है, जब आदमी धीरे धीरे रेड़ा चलाता है, फिर कार पर आता है, ट्रक पर आता है, उसे छोड़िए। वो तो ओवैसी जी की मेहनत है। वो मुसलमान सब लोग समझ रहे, जब हम एकता पर आ जाएंगे तो उसका भी जवाब हम दे देंगे कि ओवैसी जी क्या चीज़ है। अब आप यहाँ आइए, भाजपा ने हमारे लिए किया क्या? अगर तो किसी के लिए कुछ किया होता तो आज अमित शाह रोड शो करता। एक गृह मंत्री रोड शो कर रहा है, एक मेंबर अपने हाथ से ब्रेड पेपर नहीं बांटता और वो रोड शो कर रहा है। यानी इनकी दुर्गति की समाधान इनके सामने आ रहे हैं। पर्चे बांट रहे। बताओ आज मुझे बताओ, अगर जो अमित शाह गृह मंत्री है, गृह मंत्री घर घर जाके वोट मांगता है, रोड शो करता है, तो वो क्या गृह मंत्री है? फिर तो ये मेंबर बढ़िया जो कभी किसी के घर जाके अपना एक बड़े पेपर भी नहीं देगा। तो क्या वैल्यू रह गई इन लोगों की? आज इनके आचार, इनकी जो है लोगों के साथ जो है जाति है, अवाम के साथ जाति और पढ़े लिखों के साथ जाति, बच्चों के साथ जाति, मुसलमान के साथ जाति, हिंदू के साथ जाति, आज वो इन लोगों के सामने आ रही है। इनके कुकर्म इनके सामने आ रहे हैं। मैं आज आपसे बता दूं,
नहीं तो आज इन्हें किसी चीज की जरूरत न पड़ती अगर तो ये सही होते। आज इनके मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, अरे सारे मंत्री सड़कों पर आ गए। जी, इनसे ले लेते हैं, बुजुर्ग आदमी है। आपका नाम? मोहम्मद अनवर। क्या करते हैं आप? मैं सरकारी स्कूल में टीचर था, रिटायर हो गया अब। जी, तो पता तो लगा अभी कुछ लेके जा रहे हैं क्या आप? मैं पेट्रोल लेके जा रहा, बाइक में ख़त्म हो गया था। तो आप बुजुर्ग हैं, आपने काफ़ी चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको? इस चुनाव में तो एंटी बीजेपी लहर है। एंटी बीजेपी। अगर कोई बात हो गई, करिश्माई हो गया तो अलग बात है। क्या करिश्मा? वो तो आप जानते हैं, आप बताएंगे? आपको मालूम है तो आप बताइए, हम जान जाएंगे। आप मीडिया के आदमी हैं, सब जानते हैं, आप सब जानते हो। मतलब क्या करिश्मा की बात कर रहे हैं आप? देखिए, भाजपा लगातार जब से उनकी कैंपेन स्टार्ट हुई है वो अपनी स्ट्रेटेजी पे एकदम स्टिक है। वो उसका स्ट्रेटेजी है कि कैसे ही ये 80 बनाम 20 का मुकाबला हो जाए। ऐसा नहीं हो। जी जी, उसी के लिए वो कैराना का भी जिक्र करते हैं, ठीक है, मुजफ्फरनगर का भी जिक्र करते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, तो सिवाय इसके अलावा और कोई बात नहीं है कि पंखा लेके बैठे हैं और वो चिंगारी जो बुझी हुई है उस पर पंखा कर रहे हैं, आग लग जा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है। यहाँ तो भाजपा ने जो भी कुछ पहुँचाया वो गर्त में पहुँचा दिया मामले को, और इस बात से हिंदू भी एग्री है, मुसलमान भी एग्री है। कुछ नहीं है यहाँ तो, समझ लो आंधी है, एंटी बीजेपी। अब ये पब्लिक की राय है, वो किधर जाती है किधर नहीं जाती है, लेकिन ये अंडरस्टूड है बात कि सपा की लहर है। सपा की लहर है। लहर आप बोल रहे हैं सपा की लहर है, मैं बोल यहाँ रहा पे हूँ। बहुत सारे नौजवान हैं जो बोले सपा की लहर नहीं है। वो ठीक है, सब के अपने अपने ख्याल हैं। मेरा अपना ख्याल ज़ाती यही है कि सपा की लहर है। ये अलग बात है कि कुदरत को मंजूर ना हो तो अलग बात है। देखिए, अभी मैं एक नेता का नाम लूँगा, एक नेता का नाम लेते हैं ना, बहुत सारे गुस्सा भी हो जाएंगे कि आप उसी नेता का बार बार जिक्र कर रहे हैं। जी जी। ठीक है। और ओवैसी जी कैसे लगते हैं आपको? वो हजी जी अच्छे आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, बिल्कुल कानूनदा हैं, बेहतरीन आदमी हैं, क्या कहने हैं उनके। उन जैसा नेता तो बड़ी मुश्किल से आता है। बड़ी मुश्किल से आता बड़ी मुश्किल से आता है। आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? डॉक्टर खालिद। जी, तो किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मैं जनरल फिजिशियन हूँ। कोरोना काल में जब गरीब लोग, आप डॉक्टर हैं। मुजफ्फरनगर में कोरोना काल में क्या स्थिति थी यहाँ मुजफ्फरनगर की? एक्चुअली मुजफ्फरनगर कोरोना काल में स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन कुछ यहाँ सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उसमें, और उस कोरोना काल को जो है बड़ी आसानी से आप उनका नाम बता सकें तो? जैसे इम्यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी, आर.के. ट्रस्ट, हिंद वेलफेयर, है ना, और कई संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ मेरे नाम नहीं याद आ रहे हैं। उन्होंने घर घर जा कर के दवाइयाँ बांटी हैं, घर घर जा कर के लोगों की सेवाएं की हैं। जो लोग कुछ इस कंडीशन में ऐसे भी थे कोरोना काल में जिनको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, तो उनकी बड़ी हेल्प कोशिश करके उनको जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया। अच्छा, आपसे थोड़ा कम राजनीतिक पूछ के थोड़ा कोरोना के जो नया वेरिएंट है उसके बारे में पूछूं तो चलेगा? जो मर्जी पूछ सकते हैं आप जी। तो अगर आप बता सके तो क्या है इस वेरिएंट के नए लक्षण और क्या है इसका प्रिकॉशन? एक्चुअली लक्षण तो कोरोना वेरिएंट के सब वही है, लाइक इन्फ्लुएंजा, वही नज़ला, खांसी, सर्दी, बुखार है। बाकी एक बात इस वेरिएंट में अच्छी ये है कि ये जो वेरिएंट है, इस वेरिएंट में बहुत ज़्यादा जो है मरने की संभावनाएं कम है, ठीक है ना। जी जी, बोलिए। ये इसमें मरने की संभावनाएं लोगों की कम है, और ये उम्मीद ये है कि ये जैसे पहले 15 दिन तक के जो है लोग इससे ग्रसित रहते हैं, अब जो है 4 से 6 से 7 दिन में जो है लोग इससे बाहर आ रहे हैं इजीली। तो मतलब ये इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी भी सब वही इम्यूनिटी वीक जिसकी है उसको ज़्यादा जो है परेशान कर रहा है। वैसे अब तो ये है कि सच बात तो ये है कि अगर इसका जो है टेस्टिंग बढ़ाई जाए तो हो सकता है आप उनमें भी पॉजिटिव निकल जाए। अच्छा, एक सवाल होता है हमेशा कि जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है तो हमेशा डेंस उसमें रहते हैं, तो ऐसा भी होता है कि पब्लिक टू पब्लिक ऐसे ही फैलने की गुंजाइश ज़्यादा होती है? नहीं, पब्लिक टू पब्लिक तो फैल ही रहा है,
ये तो एक तरह से वायरल है, ये तो पब्लिक टू पब्लिक फैल रहा है। आप और हम मास्क लगाए खड़े हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है मास्क नीचे को उतारेंगे और ऐसे हाथ नाक से साफ़ कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये उसमें पूरे चांस रहते हैं कोरोना फैलने के। और जहाँ जितनी भीड़ है वहाँ उतनी तेज़ी से ये फैलता है। अब थोड़ा राजनीतिक आते हैं, और क्या क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार आपको? एक्चुअली राजनीति तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बाकी ये है कि मुद्दे तो सही मायनों में है कि विकास के ही मुद्दे लोगों के जहन में हैं। बाकी अपनी अपनी पार्टियाँ सब अपनी अपनी बात करती हैं, वो अपने स्तर से सही बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर लोग विकास के आधार पर ही लोगों को वोट दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपके लिए अहम मुद्दे क्या हैं? अगर आप चुनाव में जाएंगे तो आप मेरे लिए अहम मुद्दे जो हैं वो एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है ना, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, बाकी लोगों को बेसिक शिक्षाएं, सुरक्षा, यही सब चीज़ें मुद्दे इलेक्शन में होने वाले हैं। बाकी अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? अगर पर्टिकुलरली आप मुजफ्फरनगर की बात बताना चाहें, मुजफ्फरनगर की बात बता दीजिए, या इस इलाके की बात बताना चाहते हैं, इस इलाके कि मतलब चाहिए क्या विकास के नाम पे एग्जैक्टली कि ये हमें हमारे मुजफ्फरनगर या हमारे इलाके में ये हो जाए तो थोड़ी स्थिति सुधर सकती है। देखिए, सबसे पहले तो जो है इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यहाँ हमारे जो रोड्स हैं, ठीक है ना, यहाँ बहुत ही ज़्यादा रोड्स बड़े बड़े चौड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना नहीं चाहता, हालांकि हो सकता है इस सेंटेंस के बाद लोग मेरे पीछे लग जाएं बहुत ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये जो अतिक्रमण वाली स्थिति शहर की बनी हुई है, हर टाइम जब भी आप निकल जाएँ, अगर आपको कोई इमरजेंसीज़ है और आपको जहाँ मैं खड़ा हूँ इस जगह से आपको सपोज़ करिए भोपड्डा जाना पड़ जाए, तो आपको पौन घंटे से पहले आप जा नहीं पाएंगे, इफ़ अगर कार में तो सबसे पहले तो यही बहुत ज़रूरी है कि जो भी सरकार आए वो इनके जो रोड है, चौड़ीकरण है, ये इस तरह की चीज़ों को जो है पहले विकास करके ध्यान में रखें। जो मतलब अतिक्रमण हो रहा है उसको रोका जाए, अतिक्रमण को रोका जाए। बाकी और चीज़ें भी है बहुत सारी, इसी सेंटेंस में लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी विकास, एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं, देखिए मैं एक बात कुछ अलग हट के कहना चाहूँगा। बीजेपी सरकार जिसकी लोग बात करते हैं, जहाँ इस क्षेत्र में खड़े हैं यहाँ एजुकेशन का लेवल शायद 7 साल पहले बहुत कम था। अच्छा, ठीक है। एक मुजफ्फरनगर स्कूल होता है जिसका नाम है होली एंजल। उस होली एंजल में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत कम पढ़ते थे, लेकिन जब से सरकार आई है, देखिए बड़ों का कहना है या तो बच्चा शौक़ से पढ़ता है या खौफ से, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन इन 7 सालों में जो है 70 बच्चे स्टूडेंट मैं ऐसे जानता हूँ जो उस स्कूल में एडमिशन हो चुका है, जहाँ पिछले 20 सालों में शायद 1-2 स्टूडेंट ही जाते थे। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है एजुकेशन की तरफ बढ़ रही है और अच्छी बात है ये। चलिए मैं कहता हूँ डर से ही सही, वैसे डरते नहीं हैं, लेकिन शुरुआत आप कह रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है। तो यही है, अपने कम्युनिटी के लोग सभी लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो ये सब भेदभाव मैं समझता हूँ ख़त्म खुद ही हो जाएगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। इनसे बात कर लेते हैं, अपने इतनी देर से डोले लेके खड़े हुए हैं, मैं डरा रहे हैं जी। आपका नाम? जी चलो इनके कर लो। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम समीर चौधरी है। समीर चौधरी। क्या करते हैं? किसान है। कितने बीघा की ज़मीन है? 50 बीघे होगी। 50 बीघे, मतलब बड़े किसान हैं आप? बस 100 बात की एक बात ही है, मैं तो एक बात ही कहना चाहूँगा, 100 बात की हम वोट देवेगा जी चौधरी को, ठीक, और हम है जाट, हम अपनी चौधराहट दिखाओगे आपके, ये नु कह रहे थे चौधराहट खत्म हो जाएगी ना, आपको हम अपनी चौधराहट दिखाओगे, हम है जाट, हम देवेगा जी चौधरी को वोट, बस यही बात कहना चाहूँगा मैं आपसे 2-3 साल मैं पूछ लूँ फिर? ठीक। 2017 विधानसभा चुनाव में 265 सीटों पे आरएलडी खड़ी हुई थी। जैसे आपने बोला कि आरएलडी एक जाटों की पार्टी है, ठीक है, और केवल 1 सीट जीती थी आरएलडी। और ये बताया गया था, बहुत सारे सर्वे ने, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ने ये बोला था कि ये जो जाट वोट है, ये जाट वोट खिसक गया है आरएलडी से और ये जा चुका है भाजपा पे। जो बात ये है 2000, अब जो जाट हमारे आगे थे भाई, जो जाट हमारे भाई आए थे वो थोड़े से हमसे अलग हो गए थे, ठीक, पर अब गए जो हमारे जाट है वो सब एक हो गए। अब हम अपनी चौधराहट इन्हें दिखा देंगे, ये नु कह रहे थे चौधराहट खत्म हो जाएगी। कौन कह रहा था ये बात? भाजपा के नेता कह रहे थे मुजफ्फरनगर में। अब हम अपनी चौधराहट दिखा देंगे, हम वोट देवेंगे जी चौधरी को, और हम है जाट, हम जाट को ही वोट देवेंगे, बस। ठीक, बढ़िया। आपका नाम? मोहम्मद इंतजार कुरैशी। क्या करते हैं आप? मैं मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करते हैं जी।
कितने सालों से जिम कर रहे हैं आप? जिम नहीं कर रहा मैं, बस ये तो ऐसे ही पैदल चलते चलते जब से पेट्रोल महंगा हुआ बाइक ही बेच दी मैंने अपनी। तो ये डोले थोड़ी बन जाते हैं उससे। अरे यार जब पैदल चले आदमी डिप्स भी मार ले, दे दीजिए हमारे। नहीं डिप्स भी मार ले हम थोड़ी। और बताओ कहाँ के बारे में बात करनी है तुम्हें बताओ, हर सवाल का जवाब मिलेगा तुम्हें। सवाल का जवाब मिलेगा, बढ़िया। आपके लिए अहम मुद्दे क्या हैं 2022 विधानसभा चुनाव के? 2022 में 2022 विधानसभा चुनाव के अहम मुद्दे आपके लिए क्या हैं? अहम मुद्दे ये हैं भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस समझ जाओ तुम। किसकी लाठी किसकी भैंस? कौन है इस टाइम पे हमारा प्रधानमंत्री? कौन है तुम बताओ? नरेंद्र मोदी। मोदी तो बस यही जीतेगा, यही रहेगा। हाँ तो आप सत्ता बदलवाना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? सही है, यही ठीक है। क्यों बदलनी चाहिए, यही ठीक है। ये ठीक है कारण? हाँ मेरे लिए देख लो, सबका साथ सबका विकास हो रहा। देख लो तुम, यही सरकार ठीक है। हाँ 2000 सुनो पहले मेरी बात सुनो। 2013 में ना मेरे पास एप्पल का तो बैग था, कोट पेंट में था। 13 के बाद देख लो क्या हाल है मेरा। कपड़े भी नहीं रहे। सबका साथ सबका विकास बढ़िया हो रहा। पेट्रोल भी ना पेट्रोल ना 200 रुपये लीटर होना चाहिए भाई, मज़ा जब ही आगा, उससे पहले आने का नहीं। ठीक है बस यो है मेरा तो। भाजपा सपोर्टर तो ये कहते हैं पेट्रोल महंगा होने पे कि भाई शेर पाला है, झेलना तो पड़ेगा। बस जो भी पाल लिया हमने, शेर पाल तो रखा। ये हमारा प्रधानमंत्री शेर है, और महंगा हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं हमें इससे। चाहे जितना महंगा हो जाए, कुछ भी सब्जी वब्जी कुछ भी महंगी हो जाए, हमें कितने परसेंट 25 सही नहीं, जो भी है जो भी करना, बस जितना महंगा हो जाए बस सरकार यो है यो ही रहनी चाहिए। 10-20 साल तो हटे ना, यो मेरा मानना तो यो है। आपका 5-6 सालों में ये हाल हो गया, फिर आगे रहेगी तो? अरे वो देख लेंगे, मर थोड़ी जाएंगे हम। बताओ इनको इधर बुला लीजिए ना। अरे भाई यहाँ जाओ, हमें थोड़ी पता कौन सभासद है कौन नहीं है। जी चलिए बहुत बढ़िया, ठीक जी। आपका नाम? गयूर अली, वार्ड 6 सभासद जी। अभी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, वार्ड 6 से जी। अच्छा भाई, तो 6 महीने करीब हो गए होंगे आपको सभासद बने हुए? मुझे 4 साल हो गए भैया। 4 साल, ठीक। तो आप 4 सालों में सभासद जी ने कितना काम करा, जनता से पूछ लूँ? जनता से क्या पूछते, सबसे मेन चीज़ तो पार्टी की है। हमारे यहाँ चेयरमैन जो बनी थी वो कांग्रेस से बनी थी, और बाद में वो उसने पार्टी चेंज कर दी, बीजेपी में चली गई। ठीक, फिर क्या है, सिटी में जो है 3 पद होते हैं, एक चेयरमैन, एक सांसद, एक विधायक। विधायक और सांसद उस टाइम बीजेपी के थे। मुस्लिम क्षेत्र में जितनी भी मलिन बस्ती हैं, जाकर आप चेक करो, उसमें कोई विकास नहीं है। मलिन बस्ती मतलब? मलिन बस्ती गरीब बस्ती। जी जी, मलिन का मतलब गरीब बस्ती। ठीक, अब वहाँ विकास कब होगा? जब हमारे वहाँ प्रतिनिधि होंगे। हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो हमें तो इस 5 साल में से थोड़ा नुकसान तो ये हुआ है, कोई विकास नहीं हमारे क्षेत्रों में। फिर दूसरा यह है, हमारी जो सेंटर में सरकार चल रही है वो है बीजेपी की। उसने बड़े बड़े वादे किए हम लोगों से भी, हम लोगों के ऐसे नहीं, उसको वोट नहीं दी, वोट दी हमारे समाज ने 10% 15% वोट दी। 15 लाख का जुमला क्या जनता को मिला है? जनता का मामला होता है कारोबार का, कोई कारोबार करता है, कोई नौकरी करता है। जो नौकरी का धंधा है उसका क्या करा सरकार ने? सब विभाग बेच दिए हैं। जब विभाग बेच दिए तो उसमें नौकरी किसके लिए मिलेगी? एक सरकारी संस्था थी, विभाग था, एयरलाइंस हो, रेलवे हो, कुछ भी है। भाजपा का तो यही कहना है कि भाई निजीकरण ही इस देश का सोल्यूशन है। निधिकरण तो ये सब घर भी बेच दो, निधिकरण में लगा दो घर बेच के। जो एक जनता की प्रॉपर्टी थी, जो जनता का एक, जनता तो सरकार होती है, वो तो सरकार के नुमाइंदे हैं। ठीक, जनता तो ये है, सरकार तो ये है, ये तो सरकार बनाएगी। इसकी इनकी सब प्रॉपर्टी बेच दी गई, इसका सवाल क्यों नहीं हो रहा? वो जब केंद्र सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी होगा, वो नौकरी कहाँ है? इस मुद्दे पर बात करो। ओवैसी बीजेपी लोकदल, ये क्या है? बात जो है जनता से बात करो। सुनो मेरी बात सुनो, जनता से बात करो। आप कब आए थे? बात होनी चाहिए। आप कितनी देर पहले आए? मैं घंटा हो गया भैया। 1 घंटा हो गया। इससे पहले यही बात मेरे समाज का सुनो, मैं आपको बताऊंगा। मेरे समाज में कम तालीम होना, उन्हें पता नहीं क्या किस मुद्दे बात करनी। बिल्कुल मुद्दा ओवैसी गठबंधन बसपा सपा नहीं है। सुनो, मैंने जब ही जिक्र छेड़ा, आप बोलिए। सुनो, एक मजदूर आदमी को क्या चाहिए? रोजगार। आपने क्या रोजगार दिया? आप मुझे बताओ भाई, आपने जो है गरीब जनता को क्या रोजगार दिया है? आप राशन बांट रहे, इनको गरीब जनता को जो है थोड़ा बहुत नहीं जो करने की हिम्मत है उसे भी खत्म करना चाह रहे हैं। फ्री का खिला के हैं।
ये जो राशन बट रहा है वो मोदी योगी का थोड़ा ही है, ये तो जनता टैक्स दे रही है। तुम जो ये तो जनता का टैक्स है भाई, जनता का टैक्स है, एक टैक्स वो अमाउंट जमा हुआ है, कोई आपातकालीन आ गई वो टैक्स जो है जमा जो धनराशि है वो निकल कर जनता बंटती है। ठीक, ये तो योगी मोदी जी ने वादे किए थे, उस वादे पे जो है ये कितने खरे उतरे हैं? 2 करोड़ नौकरी, एक नौकरी क्या जो संस्था थी सरकार देश की वो भी सब बेच दी। जब ये संस्था बिक गई तो इस संस्था बिकने से देश में किसे नुकसान हुआ? योगी को, मोदी को हुआ? ये नुकसान हुआ पब्लिक को, आम जनता को। उन संस्था में कौन जाते? हमारे बच्चे जाते। ठीक, वो संस्था खत्म हो गई। ठीक, इन नेताओं की सबकी समझ गए, सबकी जो है A to Z खत्म कर दी पूरे देश में। दो रह गई। जब आदमी रिटायरमेंट होता है उसे क्या मिलता है? पेंशन। तो ये नेता अपनी पेंशन क्यों खत्म नहीं कर रहे हैं? एक गरीब का बच्चा नौकरी में गया, उसने 20 साल 30 साल देश की सेवा की, उसे कोई पेंशन नहीं है। ये अपनी पेंशन खत्म करो ना। इनकी 3 पेंशन 4 पेंशन अपने भत्ते हैं। तो ये चीज जनता को मिलनी चाहिए। जनता वाली चीज तो लेके बैठ गए नेता लोग। इस चीज पे बात करो। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पेंशन देंगे वो। सरकार सत्ता में। सरकार को तो एक बिल संसद में पास कराना पड़ता है, संसद पास करेगी, सबकी जो पेंशन चालू हो जाएगी। है भाई सुनो, जब कोई नेता संसद में कोई आवाज उठाएगा उसका एक बिल बनेगा। ठीक, वो बिल पास हो जाएगा। अभी किसान यूनियन का उसमें किसान में बिल आया। ठीक, उन लोगों की एकता थी, बिल वापसी हो गया। हुआ नहीं हुआ? पीएम ने कोई एक आदेश कानून जारी कर पारित किया, वो वापसी लेना पड़ा, वो गलत था। पीएम में सीएम में बहुत ताकत होती है। जब वो कोई आदेश पारित करेगा तो पास होगा। जब फुल मेजोरिटी में आप लोग बैठे हो हैं, एक आम सर्वेंट की तो आपने पेंशन खत्म कर दी। सबसे पहले पेंशन खत्म कराओ इन नेताओं की जो 4 पेंशन ले रहे हैं। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, MLC, ये पेंशन खत्म कराओ। एक आदमी 4 पार्लियामेंट में पहुंच गया, 4 पेंशन ले रहा है। आप इसमें आवाज उठाओ। इसमें सालाना हजारों लाखों करोड़ रुपया, इसमें सालाना हजारों करोड़ रुपए ये नेता लोग पी रहे हैं। चोर चाहे कोई सी पार्टी का हो, हैं वो जनता के लिए क्या सोच रहा है? वो तो अपना घर सोच रहे हैं। एक पुलिस की जो है पेंशन खत्म कर दी, एक बैंक की पेंशन खत्म कर दी, रेलवे की पेंशन खत्म कर दी। क्या पेंशन इन लोगों को चाहिए है जो इतने बड़े पद पे बैठे हैं देश के? कोई गृह मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है। ये इन लोगों को पेंशन चाहिए क्या? युवाओं को आपका नाम? मोहम्मद यामीन मंसूरी। युवाओं को नौकरी के नाम पे लाठीचार्ज करा जा रहा, पीटा जा रहा, उन्हें घुस के उनको जख्मी किया जा रहा है। क्या रोजगार देंगे हैं? इनको सिवाय लड़ाने भिड़ाने के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं आता इन पे। इन्होंने कुछ नहीं करा। आपस में बंटवारा, फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों वाली नीति इनकी। और वे नीति अब चलने की नहीं। अब सब जाग गए हैं। अब सब मुद्दों पे जो भी होगा, मुद्दों पे 2 करोड़ नौकरी, लोगों को रोजगार ये चाहिए, ये रहेगा तो जो ये करेगी सरकार उसको नौकरी मिलेगी, वो सरकार में आएगी। ठीक बात। मेरा कहना यह है, आप जो है पब्लिक को जागरूक करो, बताओ इन्हें कि आपके साथ ये धोखा हुआ है, अब आपका अगला कदम क्या है। ये मत पूछो भाई आप ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हो या गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हो या नहीं। इन्हें बताओ आपके साथ इस जी हाँ बताइए। सारे मुद्दे हैं। हाँ ठीक है, आपकी सारी बात मैंने मान ली। सारी योजनाएं आती हैं, सरकारी योजनाएं लाती है। जी जी। सरकार कुछ मुद्दे भी छोड़ के पब्लिक के बीच में। जी। ठीक है, एंड रिजल्ट वो मुद्दे, वो योजनाएं सरकार कब किस टाइम पे गिनाती है? वो टाइम पे वो मुद्दे जी हाँ बताइए। इलेक्शन के टाइम पे गिनाती है। गिनाती है। अब इलेक्शन है ही, ठीक है, उन्हीं योजनाओं को मैं पूछना आया हूँ। और जो नेता मैदान में होंगे उस नेता पे सवाल क्यों नहीं होगा? ऐसा है ना भैया, ये मीडिया हमारी, ये मीडिया जो है चुनाव के टाइम पे तो आ जाती है पब्लिक के बीच में। जैसे आप अब आ रहे हो रेगुलर आओ ना इस तरह, बताओ भाई आपके लिए प्रत्याशी ने क्या किया आपके लिए। अब चुनाव का टाइम आ गया, आप चुनाव को सुनो, आप चुनाव को गर्म करने के लिए अब हमारे बीच में, हमारे समाज में उतर चुके हैं। 5 साल के लिए 5 दफा आ जाओ हर साल। आप हर साल आओ ना, पूछो भाई आपका प्रत्याशी है, विधायक है, MLA है, MP है, उन्होंने आपके लिए क्या किया। ठीक, आज तो आप चुनाव का मुद्दा, आप तो चुनाव के टाइम पे आज आ गए, हम लोगों को भड़काने आ गए। आप क्या करोगे क्या नहीं करने के? भड़काने के टाइम पे मतलब भड़काने कैसे? ये चुनाव का टाइम है ना, भड़काने का टाइम ही है। तो मैं कैसे भड़का रहा हूँ? आप सीधी बात करो ना जनता के बीच में आके। भाई बीजेपी पार्टी ने आपसे वादे किए थे, इसमें कितने वादे पूरे हुए, कितने नहीं हुए? ये पूछा नहीं मैंने, नहीं पूछा। मेरे साथ मालूम नहीं किया। इस पे सच्चाई ये है कि जो सोशल मीडिया दिखा रही है वो सच्चाई है। ये जो गोदी मीडिया बैठी है, ये सरकारी जो चैनल बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल
ये बिल्कुल झूठे। एक मिनट, मेंबर साहब हैं। बड़े भाई हैं, ये भी सब बता दिए। जी आप रुकिए। जो ये गोदी मीडिया दिखा रही है, जो सरकार बताती है वो खबरें देते हैं। आप लोग जो सोशल मीडिया है वो सच्चाई दिखा रही है, वो बिल्कुल ज़मीन के तह तक। ये जो मेंबर साहब ने कहा भी कि आप आएँ और दिखाएं, जो सोशल मीडिया दिखा रही वो सच्चाई, वो ये जो नेशनल चैनल है वो नहीं दिखा रहे, वो बिके हुए चैनल हैं। मीडिया है वो गोदी मीडिया, जो सरकार कह रही है उनसे वो दिखा रहे हैं। वो आपने बोला कि मैं 5 साल में आखिरी बार आ गए और आप चुनाव का वो कवर ले रहे हैं। इस देश में केवल एक लौता मुजफ्फरनगर नहीं है, आप इस आज को मानते हैं? जी मानता हूँ। ठीक है, देश में और भी जगहें हैं, और भी मुद्दे हैं, मानता हूँ। ठीक है, तो हमें हर जगह जाना होता है। ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ गोदी मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया ना हो। ठीक, अब सबके अपनी अपनी शाखाएं हैं, ब्रांच हैं। ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरनगर में जो मीडिया है वो मेरठ में नहीं है, खतौली में नहीं है। बड़े चैनलों के ना सर, सोशल मीडिया की थोड़ी है। सोशल मीडिया के भी अपने हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया मुजफ्फरनगर में ही है कि मेरठ में जाकर खत्म हो जाएगी, दिल्ली जाकर खत्म हो जाएगी। ठीक, सोशल मीडिया भी घर घर खड़ी है। ऐसा नहीं है सोशल मीडिया नहीं है, आपका भी नेटवर्क है। आप तो सच्चाई दिखा रहे हो। जो बड़ी मीडिया है गोदी मीडिया, सुनो, वो 2 एंकर बिठा देगी, एक पंडित जी बिठा देंगे, मुसलमान मुल्ला जी बिठा देंगे। ठीक, वो टोटल रुक वाली बात करते हैं, तो सरकार का फेवर लेते हैं। सरकार का फेवर लेते हैं। सुनो, सरकार को तो आप लोग जगाओगे ना। ठीक, जब आप लोग कुछ टीवी पे दिखाने ही नहीं, चैनल पे दिखाने ही नहीं, तो जनता को क्या पता चल जाएगा? बताओ। देखो सरकार मैं अपनी बात कह लूं, अपनी बात जी हाँ, जो पिक्चर शुरू हो रही थी सबसे पहले मोदी का ऐड आ रहा था। गुरु मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हम अगर भाजपा के पास जाते हैं, भाजपा के समर्थन के पास जाते हैं, समर्थकों के पास जाते हैं और वहाँ पे कोई सवाल हम भाजपा के खिलाफ पूछते हैं, ठीक, तो वो कहते थे आप मोदी विरोधी हैं। ठीक, और अगर कहीं और जाते हैं, ठीक है, और जाने के बाद हम भाजपा की कुछ योजना के बारे में बताते हैं तो वो बोलते हैं कि आप गोदी मीडिया है, तो मीडिया जाएगा। मेरा कहना यह है, देश को सबसे ज़्यादा चलाने में, दिखाने में वो मीडिया का हाथ होता है। ठीक, इन 5-7 साल में जब से मीडिया बिकी है, देश का नाश हुआ है। ठीक, जब मीडिया ने देश का साथ दिया है तो देश तरक्की पे पहुंचा है, और जब मीडिया बिकी है तो देश डाउन पहुंचा है। इस चीज़ को बखूबी आपको मालूम है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो जितने भी आपने सारी बातें कही, ये बातें कट जाएंगी? नहीं, कटने की नहीं, ये भी शॉर्ट में दिखाई जाएंगे टीवी पे, ये भी शॉर्ट में दिखाई जाएंगे। जो मीडिया के मतलब की बात होगी उसको रखेगी, बाकी सब डिलीट करके उड़ा दिया जाएगा। मीडिया को सरकार से सवाल कर लीजिएगा अपनी वीडियो देख। जो मीडिया को सरकार से सवाल करने चाहिए वो मीडिया विपक्ष से सवाल करती है। मीडिया जो है सरकार का रोल अदा करके विपक्ष से, सरकार से पूछो ना ये कि इतनी नौकरियां क्यों नहीं दी गई, ऐसे रोजगार क्यों नहीं दी गए, ऐसे लोगों को क्या नाम बेरोजगार घुमा रखा है, लोगों लाठियाँ चल। मीडिया पूछता ही नहीं सरकार से, विपक्ष से पूछता है। कोई विपक्ष का आगे बैठ जाए तो एंकर उससे पूछता है, एंकर ऐसे पूछता है जैसे सरकार का प्रतिनिधि हो। ये है, तो हमारा ये है कि वीडियो का एंड कर लेते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो ये थे हम मुजफ्फरनगर टंकी चौक पे, और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए। मीटर बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।